नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। राकेश जी का परिचय देने की आवश्यकता तो है नहीं, मगर आप देश के वरिष्ठ संपादक रहे हैं और मैं आए दिन कहता हूं उसी प्रकार आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। तो भले ही वो ये कहे कि नहीं नहीं ये इसका जिक्र मत कीजिएगा, मगर आज तो वो करने लायक है सर। मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूं। एप्स्टेन फाइल्स अमेरिका में खुली, उस पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा एपिसोड आपने किए थे और तब कुछ लोग है ना, वो ये कह रहे थे कि अरे क्या ये सब चल रहा है, हमें क्या लेना देना, मगर हमारे लोगों के नाम आ गए उसमें। हमारी पॉलिसीज पर उसका असर पड़ रहा था, ऐसा भी अभी तो साबित हो रहा है धीरे धीरे। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टेन से सलाह मशवरा कर रहे थे और मोदी सरकार के लिए कुछ काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सेवानिवृत्त होने के बावजूद। तो मोदी जी का भी जिक्र आया, उद्योगपति अनिल अंबानी का भी जिक्र आया और न जाने आगे क्या क्या होगा, वो अल्लाह जाने। दूसरी बात, ये सेशन, बजट सेशन का फर्स्ट पार्ट आज खत्म हुआ। मेरे ख्याल से ये इस सेशन में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के बावजूद, और आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरा भाषण हालांकि संसदीय तरीके से दिया गया था, संसदीय शब्दावली का प्रयोग होता, फिर भी उसमें काटछांट की गई। राहुल गांधी का भी भाषण बहुत काटा गया है, जिसको भाषण लगता ही नहीं है, हालांकि वो लाइव टेलीकास्ट था इसलिए कांट हेल्प। तो ये सेशन के बारे में आप बताएंगे। और चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि डिफेंस की बात तो आती ही है, नरवणे जी की किताब के बारे में तो हमने बात करी थी, मगर फिर भी वहां से लेकर आज इन्होंने खड़े कर दिए अपने सीडीएस साहब को, चौहान साहब को के पास बुलवाया गया, बोलने के लिए शायद उनको कहा गया होगा कि नेहरू ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा बताया था और पंचशील की बात करी थी। अरे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब चाइना गए थे, तभी भी वो जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट भी मैं आज पढ़ रहा था, उसमें तो उन्होंने बाकायदा वही कहा है। तो एक क्या साबित करना चाहते हैं सर? नाउ इट इज योर टर्न। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आप पर छोड़ता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर। देखिए, संसद का ये सत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह पर भारी पड़ गया, और वैसे देखा जाए तो सर ये जो तीसरा कार्यकाल है मोदी का 240 पर सिमटने के बाद का, इस बार हर संसद के हर सत्र में विपक्ष लगातार बढ़त बनाए हुए। एक तो उसकी वजह यह है कि अब विपक्ष पहले जैसा कमजोर नहीं है कि 2014 वाला 44 सांसदों वाला दल तो है नहीं कांग्रेस। आज की तारीख में 100 सांसद और उनका नेता राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी के पास भी अच्छी खासी सदस्य संख्या है, विपक्ष एकजुट है। नरेंद्र मोदी के पास सवालों के जवाब नहीं है, तो वे संसद का सत्र शुरू होते ही कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें सिर्फ अतीत की बात हो, इतिहास की राख को कुरेदने की बात हो। पंडित नेहरू ने क्या कहा चीन के समय, तिब्बत को लेकर क्या कहा, जैसा कि आपने बताया कि अब सीडीएस को भी उतार दिया गया है, उस पर भी मैं आऊंगा अभी आगे। लेकिन यह सत्र शुरू दिन से, पहले दिन से ही राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, नेता प्रतिपक्ष को रोक दिया गया। वे तो पूरा एक वाक्य भी नहीं कर पाते थे। प्रधानमंत्री जी इतना कह पाते थे, ओम बिरला कहते थे नो नो नो। अरे भाई, हो सकता है अगले वाक्य में प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हो लीडर ऑफ अपोजिशन। प्रधानमंत्री जी नो नो नो। ऐसा प्रहसन चल रहा था सदन में, लोकसभा में, कि कोई सामान्य से सामान्य
राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति समझ जाता कि स्पीकर पूरी तरह से बीजेपी के स्पीकर बने हुए थे, भोंपू बने हुए थे। फिर राहुल गांधी ने जब पूरा भाषण दिया, उसमें से कितनी सारी चीजें एक्सपंज कर दी गई। देखा जाए तो फिर वो भाषण कुछ बचा ही नहीं, वाक्य विन्यास ही नहीं बच रहा, कोई उसका भावार्थ नहीं निकल रहा, इतने सारे शब्द हटा दिए गए। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, वो तो लाइव था, और ये सर इंटरनेट का युग है, डिजिटल ईरा है ये। इसमें एक बार अगर इंटरनेट पर कोई चीज आ गई तो वो तो अजर अमर हो गई, अब आप उसको डिलीट नहीं करा सकते। लोकसभा अध्यक्ष ने सिर्फ इतना ही तो किया है कि लोकसभा के रिकॉर्ड में उस दिन की कार्यवाही में राहुल गांधी के वे सारे शब्द नहीं होंगे, लेकिन वो कार्यवाही की तो क्लिप बन के, वीडियो छोटे छोटे बन के, बड़े बड़े वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया है कि राहुल गांधी ने किस तरह एप्स्टीन का नाम लिया, किस तरह अंबानी का नाम लिया, किस तरह नरवणे की किताब का जिक्र किया। तो ये सत्र मोदी शाह और सरकार के पास असमंजस जैसी स्थिति वाला सत्र रहा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे मुकाबला करना है। या तो राहुल गांधी को शुरू से बोल लेने देते, नरवणे पर 4 लाइनें और बोल लेने देते, मुझे नहीं लगता कि मुकदमा दर्ज करना पड़ता, फिर लोग पीडीएफ ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते उस किताब की, विदेशों से बुला ली जाती किताब। वो सब इसलिए हुआ कि आपने उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। बोल लेने देते राहुल गांधी को, उसमें जो लिखा था सरकार उसका जवाब दे देती, जो भी उसे उचित लगता। अब सवाल यह है कि सरकार ने नरवणे की किताब पर जो रुख अपनाया, पहले उसकी बात कर लेते, फिर एप्स्टीन फाइल्स पर आएंगे। हरदीप पुरी पर बात करना बहुत जरूरी है। सर, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में सेना का जिस तरह राजनीतिकरण कर दिया है, ऐसा आजाद भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हर सैन्य कार्रवाई का श्रेय सीधे प्रधानमंत्री लेते हैं, वर्दी पहनकर चले जाते हैं सीमा पर शांति काल में, संकट काल में तो वे पता नहीं कहां कौन से बंकर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसके नाम पर वोट मांगते हैं। आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगे गए, गलवान के शहीदों के नाम पर वोट मांगे, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। युवाओं से कहा गया उड़ीसा में कि क्या तुम्हारा पहला वोट, पहली बार के जो वोटर थे, पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं हो सकता क्या? उत्तर प्रदेश में सर बैनर पोस्टर लगे थे फौजी अफसरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के। इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता कि आरडीएक्स वहां कैसे आ गया था। इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता कि जब गवर्नर ने कहा था कि एयरलिफ्ट, इनको हवाई मार्ग से भेजा जाए जवानों को, तो सड़क मार्ग से क्यों भेजा गया जहां खतरा था? उनके खिलाफ अभी पहलगाम में जी, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो गई, चले गए दुनिया से बेचारे वो। और अभी पहलगाम में आतंकवादी कैसे वहां तक घुसकर चले आए, प्रधानमंत्री की रगों में सिंदूर बह रहा था, आज तक उन आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं लगा। हमने सीज फायर कर लिया अमेरिका के कहने से, कुछ हासिल नहीं हुआ उस लड़ाई से। और हर मौके पर, हर चुनाव से पहले सेना के अधिकारियों को भी उतार दिया जाता है। आपको याद होगा, अभी पिछले साल ही कहीं विधानसभा चुनाव चल रहा था, अब चूंकि हर साल चुनाव होते रहते हैं, तब थल सेना अध्यक्ष का एक बयान दिलवा दिया गया था कि आतंकवादियों के घुसने की खबर है। अरे, सेना के प्रमुख का जिम्मा ये नहीं है कि वो मीडिया में बयान दे आतंकवादियों को घुसने की इत्तला मिली है। आपको उन्हें रोकना है। उनके मध्य प्रदेश का चुनाव था सर, हर चुनाव में सेना के पदाधिकारियों से बयान दिलवा देते हैं। हाँ। मानो सेना के, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बीजेपी के पन्ना प्रमुख जैसे हो गए। और अब सीडीएस का ये बयान, तत्कालीन प्रधानमंत्री को घेरना, उन पर कीचड़ उछालना, बेहद निंदनीय, शर्मनाक है। आपने पंचशील का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनकी विदेश नीति, सुरक्षा नीति में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि विदेश नीति, रक्षा नीति एक परंपरागत सनातन तरीके से चली आ रही चीज होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। और मोदी सरकार ने जब उसके साथ खिलवाड़ किया है तो हम कहां खड़े हैं ये देख लीजिए। तो मैं समझता हूं सीडीएस को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ये बेहद शर्मनाक बात है कि वे
61 साल पहले दुनिया छोड़ चुके प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये राजनेताओं का काम है। नरेंद्र मोदी करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। यद्यपि वो भी बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन सेना का, तीनों सेनाओं का मुखिया वो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेर रहा है, उससे कहलवाया जा रहा है। तो इतने मजबूर क्यों है? इतना जमीर मर गया है कि सेना के मुखियाओं का, कि सरकार के इशारे पर पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बयान देने लगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह बाकी संवैधानिक संस्थाओं को मटिया मेट कर दिया गया है, उसी तरह से अब सेना की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा को भी रसातल में ले जाया जा रहा है। जी सर। जी, एब्सेंट फाइल पर हम आ रहे थे। हरदीप पुरी तो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ले ही ली, राहुल गांधी पर वार किए, राहुल गांधी छाए रहे हर जगह पर। सेवा तीर्थ में गए प्रधानमंत्री आज। देखिए सर, वो सेवा तीर्थ में जाएं, बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा भी करें, लेकिन उन्हें देश की सेवा करने का समय ही नहीं मिल पाता है। चुनाव प्रचार से, विदेशी दौरों से, बाकी बचे समय में भी नेहरू, इंदिरा, राजीव, इन सबको गरियाने में निकाल देते हैं। जहां तक सवाल एप्स्टीन फाइल का है, उसमें जो कुछ है वो सब दस्तावेजी प्रमाण है सर। अमेरिका के न्याय विभाग ने, अटॉर्नी जनरल ने जारी किए हैं। नरेंद्र मोदी का 33 बार नाम है, 430 बार हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, चौथा नाम और जोड़ लीजिए सर, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उनके सुपुत्र का हैप्पी बर्थडे रोम के एक महल में मनाया था। किसने? एप्स्टीन के खासम खास दोस्त ने। अब जहां तक सवाल हरदीप पुरी का है, उनको लेकर जो सवाल हम और आप अपनी बातचीत में कई दिन पहले से उठा रहे हैं, आज पवन खेड़ा ने भी वही सवाल उठाए। 2014 में हरदीप पुरी रिटायर हो गए भारतीय विदेश सेवा से। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत, अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में 3 दूसरे राजदूत रह चुके थे। तो 2014 से लेकर 16-17 तक भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को एक रिटायर्ड आईएफएस की जरूरत क्यों पड़ रही थी, जब वहां हमारा राजदूत था? 3-3 राजदूत रहे अलग अलग समय में। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा स्थायी प्रतिनिधि रहता है, वे रहे। तो व्हाइट हाउस में घुसपैठ के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से रिश्ते सुधारने के लिए, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से पीगे बढ़ाने के लिए आपको एक रिटायर्ड आईएफएस की सेवाएं क्यों लेनी पड़ रही थी? वे किस हैसियत से काम कर रहे थे? जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन में जाता था, 3-4 बार मिला हूं। यहां हमारे दर्शक जान लें कि हरदीप पुरी की मुलाकातें हर बार डिप्लोमेटिक डेलीगेशन में नहीं हुई थी। कई बार वे अकेले गए चाय कॉफी पीने, उन्होंने फरियाद की। जी, भोज के लिए भी गए, भोज के लिए भी गए, उससे रिक्वेस्ट किया मेल में, कैन आई सी यू डियर जेफरी। लिंक्डइन के सीईओ सह संस्थापक रीड हॉफमैन के लिए काम कर रहे थे। डिजिटल इंडिया के प्रचार प्रसार में एप्स्टीन और रीड हॉफमैन को भारत बुला रहे थे, न्योता दे रहे थे, पीले चावल भेज रहे थे कि यहां पर आओ, धंधा करो, मैं पूरी मदद करूंगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को एक सेवानिवृत्त आईएफएस को काम पर क्यों लगाना पड़ा? क्या हमारा विदेश मंत्रालय, सरकार का पूरा सिस्टम, हमारे दूतावास, हमारे राजदूत इतने नकारा थे कि वे कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें काम पर लगाना पड़ा? और काम पर कहां लगाया? एक जघन्य घिनौने यौन अपराधी के पास। अगर वे सीधे भी कोई काम कर रहे होते, व्हाइट हाउस में उनकी पहुंच थी, स्वाभाविक है, इतने साल जो आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत रहा, दुनिया के कई देशों में राजदूत रहा, रिश्ते होंगे। सीधे बात कर रहे होते तब भी हमें ऐतराज नहीं होता कि चलिए, रिटायर होने के बाद भी देश का ही काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे देश को, हमारी जैसी सरकार को, जिसका मुखिया विश्वगुरु है, उससे एक यौन अपराधी को बिचौलिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए सर। हरदीप पुरी 2014 में रिटायर हुए,
रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 में उनको मंत्री बना दिया गया बिना सांसद हुए। पहले उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, फिर लोकसभा चुनाव में उतारा गया पंजाब में, वहां भी चुनाव हार गए। इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा में लाकर फिर मंत्री बनाया गया। ऐसी कौन सी उनमें काबिलियत थी? हरदीप पुरी में कौन से लाल लटक रहे थे कि नरेंद्र मोदी उन्हें बिना सांसद हुए बार बार मंत्री बना रहे थे? कितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस रिटायर हुए होंगे 2014 में? कितने लोगों को इस तरह राज्यसभा में ले जाकर मंत्री बनाया? तो क्या उनकी काबिलियत यही थी कि उनकी पहुंच एप्स्टीन तक थी? क्या उसके जरिए वे इजराइल, अमेरिका और दुनिया के जाने कौन कौन से कामों में मदद कर रहे थे मोदी की? ये योग्यता थी? सर, मैं कहना तो ये चाहता हूं कि कायदे से हरदीप पुरी का अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। इसी नरेंद्र मोदी उसी पर आ रहा था सर, उसी पर। मैं तो सर 3-4 दिन से लगातार एमजे अकबर का उदाहरण दे रहा हूं। उनके ऊपर क्या था सर? 20 साल पहले अखबार के दफ्तर में उनकी किसी सहकर्मी ने मी टू का आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरे साथ यौन छेड़छाड़ की थी। उस वक्त तक कोई एफआईआर नहीं हुई थी। आरोप लगा, एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया। यहां तो इतने दस्तावेज हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे आदमी के नहीं, वो 2 लोगों के, इंडिविजुअल लोगों के बीच का अपराध था। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना चाहिए थी। कोई आरोप लगा, उनका इस्तीफा हुआ, अच्छी बात। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की अगर तुलना करें एमजे अकबर पर लगाए गए एक व्यक्ति के आरोप, एक महिला के आरोप की, तो जमीन और आसमान का फर्क है। एप्स्टीन फाइल्स दुनिया के इतिहास का सबसे जघन्य आपराधिक नेटवर्क है। आप उसमें लिप्त थे, तो कायदे से तो नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था अभी तक। उनसे इस्तीफा मांगने की बजाय अपनी तरफ से बर्खास्तगी का एक आदेश नरेंद्र मोदी निकालते तो समाज में अच्छा संदेश जाता। अब यही ये सवाल पैदा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इतने चुप क्यों है? क्या वजह है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही? हरदीप पुरी जो उचक उचक के इंटरव्यू दे रहे हैं चैनलों में जा जाकर, डिबेट हो रही है, डिबेट भी कैसी हो रही है सर? उनके पक्ष में। एक टेलीविजन चैनल की एंकरा तो कह रही थी कि उनके बाकी के जो काम थे वो अलग थे, वो पावर ब्रोकर भी था। यानी आप उसके अपराध भूल जाइए, वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो काम करा सकता था, इसलिए उससे संबंध रखना कोई बुरी बात नहीं थी। वाह वाह वाह, ये तर्क है सर उसका, एनडीटीवी की एंकर का। कल को सर हम ये भी तर्क सुन सकते हैं कि बलात्कारी सजा याफ्ता आसाराम बापू चूंकि प्रवचन भी देता है, भले उसने किसी से बलात्कार किया हो, किसी नाबालिग लड़की से, तो उसे भला आदमी समझा जाए क्योंकि वो तो प्रवचन देता है, सत्संग करता है। तो उसकी लाइफ के जो 2 अलग अलग पार्ट हैं। प्रवचन देना तो बहुत अच्छी बात है, बलात्कार किया तो क्या हो गया, इसे माफ कर दो। कल को यह भी कह सकता है सर कि दाऊद इब्राहिम, मुंबई विस्फोट का आरोपी, देश का दुश्मन, देश का सबसे बड़ा आतंकी, वो चूंकि कराची में यतीम खाना चलाता है, गरीबों को 2 टाइम खाना खिलाता है, वृद्धाश्रम चलाता है, इसलिए अगर उसने मुंबई में विस्फोट किए भी थे तो कोई बात नहीं है, उसे भला मानुस मानना चाहिए। कल ये मुख्य धारा का मीडिया आपको ये तर्क भी सुना सकता है। सही सही, शेमफुल। ये दुर्भाग्य है इस देश का और पत्रकारिता का कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं चैनलों में, ये खुद को पत्रकार कह रहे हैं। ये पत्रकारिता के माथे पर कलंक है। और हरदीप पुरी ने जितने तर्क दिए हैं, जितने दावे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए थे, उन सबका तो दस्तावेजी तौर पर खंडन हो चुका है। 4 बार नहीं 8 बार मिले हैं, डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के साथ नहीं मिले, अकेले मुलाकातें हुई हैं, एक्सोटिक आइलैंड तक की बात हो रही है। एक मेल में लिख रहे हैं, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड, कैन आई सी यू। अपनी बेटियों का जिक्र कर रहे हैं एक मेल में सर। वो 2 पेज का जो मेल है उसमें हरदीप पुरी ने आखिरी पैराग्राफ में अपनी दोनों बेटियों के नाम लिखे हैं और उसमें यह लिखा है कि मेरी दोनों बेटियों ने आपको थैंक यू वेरी मच बोला है
क्योंकि आपने अपने ऑटोग्राफ के साथ किताबें दी हैं उनको, किताबें भिजवाई हैं। जी सर, मैं बता चुका हूं अपने कई वीडियोस में। 2 पेज का मेल है, अंतिम पैराग्राफ में हम सब बेटियों वाले हैं सर, इसलिए उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन हरदीप पुरी अपने नाम, अपनी बेटियों के नाम लिख रहे हैं, इतने घिनौने यौन अपराधी को, और कह रहे हैं कि तुमने जो डियर जेफरी, तुमने जो अपने ऑटोग्राफ के साथ किताबें दी थी, उन्हें पाकर मेरी बेटियां बहुत खुश हैं, तुमको थैंक यू वेरी मच कह रही हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे थे हम। हरदीप पुरी, वो पवन खेड़ा ने शायद आज कहा, क्या दूध पीते बच्चे थे हरदीप पुरी, जो जानते नहीं थे कि किससे संवाद कर रहे हैं। क्या इतने भोले थे, उन्हें पता नहीं था? 2016-17 तक नहीं मालूम पड़ा। 2008 का तो आरोप वो आत्म में तो साबित हो चुका था। साबित हो चुका था, वो खुद कबूल कर चुका था अपना अपराध, फ्लोरिडा की अदालत में उसे सजा हो चुकी थी, उसने कन्फेस कर लिया था। और उसके बाद 14, 15, 16 तक तो उसकी जाने कितनी कहानियां सामने आ चुकी थी, कितनी पीड़िताएं सामने आ चुकी थी। 30 लड़कियों ने तो फ्लोरिडा में ही बयान दर्ज कराए दिए थे। एक पीड़िता की आत्मकथा आ चुकी थी उससे पहले, नोबडीज गर्ल। और हरदीप पुरी को पता ही नहीं था इतना बुरा आदमी है। उनके लिए तो बड़ा भोला भाला सज्जन पुरुष था कोई। तो ऐसे सज्जनों को इनकी सज्जनता मुबारक हो। लेकिन सचमुच में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नैतिकता, लोक लाज, शर्म, जवाबदेही, किसी चीज का कोई मतलब नहीं बचा है। वरना अगर इस सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी में जरा भी शर्म बाकी होती तो अब तक हरदीप पुरी को कुर्सी से उतारा जा चुका होता है। जी सर। सही है सर। आज इसी सिलसिले में मैं नैन्सी मैस, जो कि रिपब्लिकन पार्टी की सांसद है वहां पर, ट्रंप की पार्टी की सांसद है। हाँ, उन्होंने कहा है कि 1000 से ज्यादा बच्चियों का यौन शोषण हुआ है, और ये पीड़िताओं का जो जिन्होंने यौन शोषण किया है उन सबको बेनकाब मैं करूंगी, क्योंकि उनको छिपाने की कोशिश, उनके नाम छिपाने की कोशिश हो रही है। वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिटा रही है, वो काला पट्टा लगा लगा के वो सबके नाम घोषित हो गए। शायद भारत के भी कुछ और नाम आ जाएं इसमें, हो सकता है। सर इसमें 2 बातें जोड़ना चाह रहा हूं। नंबर 1, अमेरिका में लाख बुराइयां हों वहां के सिस्टम में, लेकिन आज भी वहां पर कम से कम इतना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ उसकी ही पार्टी की कांग्रेसमैन, सीनेटर बोलने की हिम्मत रखते हैं। जी, आपको एक जानकारी दे दें, आपको तो मालूम ही होगी, हमारे दर्शकों को दे दें कि एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा जिस एक्ट से हुआ है, उस एक्ट को बनाने में, उसको ड्राफ्ट करने में 2 लोगों का योगदान है। एक डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है रो खन्ना, और दूसरे हैं थॉमस मैसी, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं सर। यस। और वो उन लोगों ने जो एक्ट बनाया, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2025। अभी 2-3 दिन पहले ये दोनों महानुभाव, रो खन्ना और थॉमस मैसी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में गए थे। उन्होंने कहा था कि आपने जो पर्दादारी की है, जिन लोगों के नाम छुपाए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ब्लर किए हैं या व्हाइटनर लगाया, ब्लैक किए हैं, हमें उन्हें देखना है और हमें यह जांचना है कि आपने किन लोगों को बचा लिया है। उस कानून में सर ये प्रावधान है कि क्या चीजें छुपाई जा सकती हैं। एक तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी संबंधी कोई बात हो तो ठीक है, उसको छुपा लीजिए। किसी नाबालिग बच्ची का नाम हो तो आप छुपा सकते हैं। किसी घायल या मृत व्यक्ति के से संबंधित कोई फोटो हो, कोई ऐसी फोटो हो जो थोड़ी अच्छी ना हो, खराब हो, जिससे भाव खराब पैदा हो, उसे आप छुपा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रंप और उनके यारों, डियर फ्रेंड्स को, उनके नामों को छुपा लिया है, उनकी तस्वीरें छुपा ली हैं, तो रो खन्ना और थॉमस मैसी और अब ये नैन्सी, ये लोग उन्हें सबके सामने लाने वाले हैं। और थॉमस मैसी ने कहा है कि जो चीजें छुपाई गई हैं, जो वो देखकर आए ऑफिस में, उनको तो चूंकि बिना हाइड की हुई चीजें देखने को मिली हैं। वो कमेटी के मेंबर हैं, वो देख सकते हैं, उनको अधिकार है। उन्होंने कहा है कम से कम दुनिया के 6 देशों के मुखियाओं के नाम छुपाए हैं, और उनमें से एक
दुनिया का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नेता है। हमें नहीं पता कौन है, दुनिया में कई प्रसिद्ध नेता हैं बड़े 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 देशों के, लेकिन अगर भविष्य में कुछ और नाम सामने आए, एप्स्टीन फाइल्स के कुछ और दस्तावेज सार्वजनिक हुए, तो भारत पर संकट बढ़ सकता है, क्योंकि जैसी आशंका बताई जा रही है कुछ और नाम अभी आना बाकी है। जी सर। जी राकेश जी, आज आपकी व्यस्तताओं के बीच में आप हमारे साथ जुड़े और इतना अच्छा विश्लेषण जानकारी के साथ में आपने किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप आज बहुत ट्रैवल कर रहे थे, ग्वालियर से फिर भोपाल आ रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे, भोपाल आ रहे थे, और फिर अभी भी ग्वालियर में ही आपने है, हमारे साथ ये अभी बात ग्वालियर कही, में। इसके लिए पुनः एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ग्वालियर में है, क्योंकि अभी कार्यक्रम में ही थे आप, तो आपका बहुत हाँ, बहुत अभी शुक्रिया। नमस्कार। जी सर।